Hello everyone, welcome to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we will explore a square relation of t ratios where we will break things down and make them easy to understand. Whether you are new to the subject or just want to brush up on your knowledge, you are in the right place. Let's get started. First of all, I want to inform you all that in the previous videos, I will explain quotient relation of t ratios in which theorem 1 was proved. And now I am going to explain the square relation of t ratios in which I will prove theorem 2. सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं पिछले वीडियो में मैंने क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर मैंने थ्योरम 1 को प्रूव करके दिखाया था। अब मैं स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं थ्योरम 2 को प्रूव करके दिखाऊंगा। आइए हम सभी से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज के अंदर अगर हम देखें तो थ्योरम 2 है, और जिसमें हम एक एक्यूट एंगल थीटा मान रहे हैं, जिसमें आपको ये प्रूव करने हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड सेकंड नंबर पर आपको प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड नंबर पर आपको प्रूव करने हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू थीटा। इसको प्रूव करने के लिए हम सभी को ये स्टेटमेंट लिखना होगा। सो consider a right angle triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to theta. आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्रायंगल मैंने ABC लिया है, जिसके अंदर एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A थीटा है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि एंगल 90 डिग्री जहाँ भी होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, उसके जस्ट अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ आपको अपोजिट साइड कौन है 90 डिग्री के, तो AC है। सो AC यहाँ क्या है, हाइपोटेनस है। और मैंने ये भी बताया था कि थीटा के सामने जो जस्ट अपोजिट में साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सो यहाँ थीटा के अपोजिट में पड़ने वाला साइड जो है BC है। सो ये BC यहाँ परपेंडिकुलर है। और मैंने ये भी बताया था थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होता है वह बेस होता है, जो यहाँ AB एक बेस है। अगर इसके आगे मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ कि AB का जो मैंने लेंथ है x यूनिट माना है, यानी AB की जो लंबाई है वो x यूनिट माना है मैंने, और BC की जो लंबाई है उसे मैंने y यूनिट माना है, और AC की जो लंबाई है यानी लेंथ है वो r यूनिट माना है। सो AB की जो लेंथ हो गई वो x यूनिट हो गई, BC की जो लेंथ है वो y यूनिट हो गई, और AC की जो लेंथ है वो r यूनिट हो गई। नाउ आई विल टेक अ थ्योरम दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। यू ऑल नो अबाउट दिस। यानी मैं यहाँ एक थ्योरम लूँगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे। आइए हम इसे लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर हाइपोटेनस स्क्वायर हम करते हैं तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो यहाँ हाइपोटेनस है AC, सो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ BC है, सो BC स्क्वायर प्लस यहाँ बेस AB है, सो AB स्क्वायर। अब सबका लेंथ रखेंगे। AC की जो लेंथ है वो r यूनिट है, सो r स्क्वायर। BC की जो लेंथ है वो y यूनिट है, सो y स्क्वायर। और AB की जो लेंथ है वो x यूनिट है, सो x स्क्वायर। सो आप यहाँ देख सकते हैं r स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमें मिले तो उसके जगह पर हम r स्क्वायर लिख सकते हैं, और r स्क्वायर की जगह पर हम y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही हम इस स्क्वायर रिलेशंस को हम प्रूव करेंगे। ये हम सभी एक नंबर को प्रूव करते हैं। एक नंबर में था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर करने हैं, यानी हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर प्रूव करने हैं। फॉर दिस वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। यू नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। हम सभी को इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू रखना होगा। साइन थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, जो कि होता है p/h। यहाँ p आपको BC है और BC की जो लेंथ है वह y है, सो y बाई y पर साइन स्क्वायर थीटा है, सो y पर भी स्क्वायर होगा, सो फाइव स्क्वायर होगा। एंड h की वैल्यू जो है r है, सो यहाँ r स्क्वायर होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पुट करना होता है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है b/h होता है, सो यहाँ b x है, सो x स्क्वायर बाई h यहाँ r है, सो r स्क्वायर। सो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है b/h होता है, सो यहाँ कॉस थीटा पे स्क्वायर लगाया तो इनके वैल्यू पे भी स्क्वायर लगेगा, सो x स्क्वायर बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर कैल्सियम लेंगे तो r स्क्वायर आएगा।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में डिवाइड करेंगे सो 1 आएगा, सो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, प्लस फिर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना होगा जो कि होगी आर स्क्वायर के बराबर। सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं बाई आर स्क्वायर। आप पता है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर भी 1 होगा नीचे भी 1 होगा, सो 1/1 किसके बराबर होता है? तो मैंने प्रूव कर दिया, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थ्योरम 2 था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में प्रूव करना था। आपको यहाँ पता है टेन थीटा की जो वैल्यू होती है पी बाई बी होती है। सो 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ पी क्या है? बी सी है, जिसकी वैल्यू जो है वाई यूनिट है, सो वाई, और इस पर स्क्वायर लगाया इसलिए इस पर भी स्क्वायर होगा, बाई बी, बी ए बी है यहाँ, इसकी वैल्यू जो है उसकी जो लेंथ है वो एक्स यूनिट है, सो एक्स स्क्वायर। सो टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सो यहाँ हम एलसीएम लेंगे 1 और एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर आएगा। 1 से एक्स स्क्वायर में अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा। मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम में ही बताया था कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है आर स्क्वायर होती है, और आपको पता है ऐड में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखिए या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखिए, दोनों बात सेम ही है और जो कि वैल्यू है आर स्क्वायर के बराबर। सो हम इसके जगह पर आर स्क्वायर लिख लेंगे, इसकी जगह पर हम आर स्क्वायर लिख लेंगे। सो बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसे हम आर बाई एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे पावर 2 है, सो पावर दोनों का कॉमन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं आर बाई एक्स की वैल्यू जो है यहाँ हमें रखना है, आर जो है वो हाइपोटेनस है और एक्स यहाँ बेस है। सो एच बाई बी यानी हाइपोटेनस बाई बेस सेक थीटा के बराबर होता है क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं सेक थीटा द होल स्क्वायर, और इसको हम पावर को बताए थे मैंने, पावर ऑफ टी रेशियोज में पावर को कैसे लिखा जाता है। सो हम स्क्वायर हटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, सो सेक स्क्वायर थीटा। सो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइए हम सभी 3 नंबर को प्रूव करते हैं। 3 नंबर में था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना है। सो यहाँ हम वैल्यू रख लेंगे कॉट थीटा की, जिसकी वैल्यू होती है बी बाई पी क्योंकि ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है बी बाई पी है, और यहाँ बी आपका ए बी है जिसकी लेंथ है एक्स, सो एक्स स्क्वायर बाई पी यहाँ बी सी है जिसकी यूनिट है वाई, सो वाई स्क्वायर। आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और वाई का स्क्वायर का अगर एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, 1 से वाई स्क्वायर में डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। मैंने पिछले ही थ्योरम में आपको बताया था कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर के बराबर होती है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल कर आपको दिखाया था। सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम आर स्क्वायर लिख लेंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। आपको पता है आर बाई वाई तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे पावर 2 है, सो हम पावर को कॉमन कर सकते हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से होता है। अब यहाँ आर बाई वाई देखते हैं किसकी वैल्यू होती है, आर यहाँ आपका हाइपोटेनस है और वाई यहाँ परपेंडिकुलर है, सो एच बाई पी कॉसेक की वैल्यू होती है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा द होल स्क्वायर।
मैंने अभी तुरंत ही बताया था कि पावर 2 है तो उसे हम पावर ऑफ टी रेशियो के हिसाब से लिखेंगे। सो इसका पावर ऊपर से हटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो मैंने प्रूव कर दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड। Let us move to the next topic, that is T ratios of some particular angle, in which we study about the T ratios of 45 degree, 60 degree and 30 degree, and also find out the T ratios values by using geometrical concept. इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए टी रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें हम 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट की मदद से टी रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्टली वी फाइंड आउट द टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। इट मीन्स हम सभी सबसे पहले 45 डिग्री के लिए टी रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। आइए हम सभी इसे देखते हैं। फॉर दिस यू हैव टू कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री एंड एंगल A is equal to 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मानना होगा जो कि है ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर एंगल B 90 डिग्री होनी चाहिए और एंगल A 45 डिग्री होनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ आपको फिगर में बनाया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर मैंने एंगल B को 90 डिग्री माना है और एंगल A को 45 डिग्री माना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A 45 डिग्री है, तो एंगल C निश्चित ही ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहता है कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये 90 डिग्री और एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A 45 डिग्री है, ये दोनों को ऐड करें तो 135 डिग्री आएगा और 180 होने के लिए 45 डिग्री और बच रहा है। अगर हम 45 डिग्री और ऐड कर देंगे तो ये तीनों एंगल की सम जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल C ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो गया। इसलिए 45 डिग्री अगर हम जोड़ते हैं, एंगल C और एंगल A की वैल्यू को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है। एंगल B ऑलरेडी 90 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, जो एंगल सम प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। सो यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं एंगल C की वैल्यू ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो गई। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A ऑलरेडी हम लोगों ने, ये तो हमें मालूम नहीं है तो इसे मिटा दे रहे हैं। एंगल A हमें मालूम है 45 डिग्री है और एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C हमें पता नहीं है, जो कि सब बराबर है 180 डिग्री के। पता है 45 और 90 जोड़ेंगे 135 डिग्री होगा, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल C यहीं पे रहेगा, 135 को ट्रांसपोज करेंगे LHS से RHS, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 135, तो एंगल C की वैल्यू जो आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि एंगल C की वैल्यू ऑलरेडी निकल गई एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से कि ये 45 डिग्री ही होगा। आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल जोड़ने पे 180 आना चाहिए, जो कि यहाँ भी इस ट्रायंगल के अंदर भी ये रूल एप्लीकेबल है। जैसे एंगल B, एंगल A, एंगल B और एंगल C को आप ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा, इसलिए एंगल C की वैल्यू जो है 45 डिग्री ही होगी, तभी जाकर एंगल सम प्रॉपर्टी जो रूल है वो वेरीफाई हो पाएगा। मैंने इसे आपको समझाने के लिए बताया था, सो इसे मैं मिटा देता हूँ कि कैसे मैंने एंगल C की वैल्यू 45 डिग्री लिखा है। इसे मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से समझाया है, सो मैं इसे मिटा देता हूँ। Here you can see that angle A equal to angle C. Angle A equal to angle C because both angle are equal to 45 डिग्री। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं एंगल A और एंगल C की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। सो एंगल A इक्वल है एंगल C के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर है। आप सभी को एक रूल पता होगा, पिछले क्लास में यहाँ पढ़े होंगे कि जब दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, जब दो एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इस एंगल के सामने पड़ने वाला जो अपोजिट साइड होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ एंगल A के अपोजिट में पड़ने वाला साइड जो है आप देख सकते हैं BC है, और एंगल C के अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड है वह AB है। यहाँ आप देख सकते हैं एंगल A के अपोजिट में जो साइड है वो BC है और एंगल C के अपोजिट में जो साइड है वह AB है। इसका मतलब ये हुआ कि AB की जो लेंथ होगी वह BC के बराबर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एंगल A जो है उसके अपोजिट में जो साइड है वह BC है और एंगल C के अपोजिट में जो साइड है वह AB है। सो इसका मतलब ये हुआ कि BC साइड AB साइड के इक्वल होगा लेंथ में।
सो यहाँ एंगल ए का अपोजिट में साइड जो है वो बी सी है, जो कि बराबर होगा एंगल सी के अपोजिट में साइड पड़ने वाला ए बी के। सो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ बी सी इक्वल होगा लेंथ ऑफ ए बी के। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये साइड भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यहाँ हम लेट करेंगे कि ए बी की जो लेंथ है वह बी सी के बराबर होगी, जो कि मैंने मान लिया ये ए यूनिट होगी, कि मैंने ए बी की लंबाई जो है ए यूनिट मान लिया, तो बी सी भी तो इक्वल है इसके, तो बी सी की भी जो लेंथ होगी वो ए यूनिट होगी। यहाँ ए बी की जो लंबाई हो गई ए यूनिट हो गई, और बी सी की भी जो लंबाई है वो भी हमने मान लिया है ए यूनिट है। यहाँ आप देख सकते हैं ए बी की लंबाई हमें पता चल चुकी है, बी सी की भी जो लेंथ पता चल गई है, लेकिन ए सी की लेंथ हमें पता नहीं है। ए सी की लेंथ जो है एक पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने जो साइड पड़ता है वो हाइपोटेनस होता है। एंगल ए को मैंने 45 डिग्री माना है, तो यहाँ एंगल ए ही थीटा है, तो इसके सामने जो पड़ेगा वो परपेंडिकुलर होगा, और एंगल ए के साथ एडजेसेंट जो साइड होता है वो बेस होता है, तो यहाँ ए बी क्या हो गई? बेस हो गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए बी यहाँ बेस है, बी सी यहाँ परपेंडिकुलर है, और ए सी यहाँ हाइपोटेनस है। आइए हम सभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और उसके मदद से ए सी की वैल्यू निकालते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, we apply Pythagoras theorem to find out the value of AC। हम सभी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं AC की वैल्यू को निकालने के लिए। सो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच यहाँ AC है, सो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ BC है, सो BC स्क्वायर प्लस यहाँ बेस यहाँ AB है, सो AB स्क्वायर। हमें यहाँ AC की वैल्यू निकालना है, सो AC यहाँ रहेगा। तो पता है ना, स्क्वायर एक साइड का अगर हम LHS से हटाते हैं तो RHS साइड में रूट आ जाता है, अगर हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में रूट आता है। सो AC इक्वल टू रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC इक्वल टू रूट अंडर BC की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है ए यूनिट है, सो ए लिख देंगे, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू जो है वो BC के बराबर है, सो ये भी ए स्क्वायर ही होगा। सो AC इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। और हम आप जानते हैं कि ए स्क्वायर को हम 2 इंटू ए लिख सकते हैं। पता है दो के बदले एक बाहर आता है ना स्क्वायर रूट से, तो AC इक्वल टू 2 का कोई भी पेयर नहीं है, सो 2 की स्क्वायर रूट नहीं लिख लेगी, सो रूट के अंदर 2 ऑलरेडी रहेगा ही, सो रूट 2a होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 का पेयर नहीं है इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकला, सो रूट 2 रूट के अंदर ही रहेगा, और a का पेयर है, सो 2 के बदले एक आ जाएगा बाहर, सो AC की जो वैल्यू हो गई वह हो गई रूट 2a। तो यहाँ हम पुट कर देंगे AC की वैल्यू अब क्या निकल चुकी है? रूट 2a। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ हम सभी बेस को, परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनस को वैल्यू में लिख लेते हैं क्या क्या है। सो यहाँ अगर हम देखें, बेस यहाँ ए बी है जो कि ए यूनिट के बराबर है, और यहाँ परपेंडिकुलर पी जो कि BC है जो कि भी ए यूनिट के बराबर है, और यहाँ AC हाइपोटेनस है जो कि रूट 2a के बराबर है, जो अभी हमने निकाला है। अब आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने सारे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की मैंने ऑलरेडी लेंथ निकाल लिया है, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है। इसकी मदद से आपको अब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकालना है 45 डिग्री के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर ही लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री आपको निकालना है, यानी आपको साइन 45 निकालने हैं, साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने हैं, कॉस 45 डिग्री वैल्यू निकालने हैं, फिर टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने हैं, फिर कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालने हैं, फिर सेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालने हैं, फिर कॉट 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है। देयरफॉर साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वह P/H के बराबर होगी। यहाँ आपको पता है मैंने 45 डिग्री ए को माना है, सो इसके सामने जो पढ़ने वाला जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर P है जो कि BC है, सो BC बाई हाइपोटेनस यहाँ AC है, सो BC बाई AC। BC की ऑलरेडी मैंने ऊपर यहाँ वैल्यू निकाला है, आपको पता है ए यूनिट है, सो A बाई AC की वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाला है जो कि है रूट 2/a।
आपको पता है ए से ए कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, सो 1/√2। सो आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। यानी कहीं भी आपको आप क्वेश्चन में बनाने होंगे तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या रखना होगा, 1/√2। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू निकालने हैं, जो कि होगा b/h के बराबर। b यहाँ ए बी है, अब बाई एच यहाँ ए सी है। अब ए बी की जो वैल्यू है मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ ए यूनिट है, सो ए यूनिट लिख लीजिए। बाई ए सी की वैल्यू √2a है, सो √2a से ए कट गया, सो 1/√2 होगा। सो कॉस 45 डिग्री वैल्यू भी जो हो गई वह 1/√2 हो गई। इसका मतलब साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होती है। नेक्स्ट अब हमें टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकलना है। टेन जो है उसकी वैल्यू होती है p/b। p यहाँ bc है और b यहाँ ab है। सो bc की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ a यूनिट है, सो a बाई ab की ऑलरेडी यूनिट यहाँ a है, सो a कट गया, यानी ए से कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। 1/1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो टेन 45 डिग्री की वैल्यू जो हो गई वह 1 हो गई। आपको पता है साइन कॉस और टेन का ही रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, सेक और कॉट। सो इसके जस्ट अगर हम रिवर्स कर दें तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगी। अब हमें कॉसेक निकालना है, जो कि कॉसेक 45 डिग्री, जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो साइन की जो वैल्यू होती है यहाँ h/p होगी, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है p/h होती है। सो h/p होगा, यहाँ h यहाँ ac है, अब बाई p यहाँ bc है। तो ac की वैल्यू √2a है, और बाई bc की वैल्यू जो है वो a है, सो a से a कट गया, सो √2। सो कॉसेक 45 डिग्री वैल्यू जो है वह √2 हो गई। अब हम निकालेंगे सेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वह कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सो इसका वैल्यू होता है b/h, तो यहाँ h/b होगा, h यहाँ ac है और b यहाँ ab है। सो ac की वैल्यू √2a होगा और ab की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ a है, सो a से कट गया, सो √2 होगा। सो सेक 45 डिग्री की वैल्यू भी √2 होगी। अब हमें कॉट 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है। कॉट आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, सो टेन की वैल्यू p/b होती है, तो कॉट की b/p होगी। सो कॉट 45 डिग्री इक्वल टू b/p। b यहाँ ab है और p यहाँ bc है। सो ab की वैल्यू a हो गई और bc की वैल्यू भी a है, सो a से कट गया, सो इसकी वैल्यू आ गई 1/1, जो कि वैल्यू होगा 1। सो कॉट 45 डिग्री वैल्यू 1 होगा। मैंने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल दिया है 45 डिग्री एंगल के लिए। साइन 45 डिग्री वैल्यू मैंने निकाला था, जो कि है 1/√2। कॉस 45 डिग्री जो वैल्यू है वह 1/√2 है। टेन 45 डिग्री की वैल्यू मैंने 1 निकाला है। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू जो है √2 है। सेक 45 डिग्री की वैल्यू जो है √2 है और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1 है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। इसके लिए आपको एक ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। फॉर दिस यू हैव टू कंसीडर अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC in which each side equal to 2a। यानी आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC मानना है। AB की जो लेंथ है मैंने 2a माना है, तो BC की भी जो लेंथ होगी वो भी 2a होगा और AC की भी जो लेंथ होगी वो भी 2a होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको ये भी पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा साइड आपस में बराबर होते हैं, तो इनके सारे एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो आपको यहाँ एंगल A भी 60 डिग्री होगा, एंगल B भी 60 डिग्री होगा और एंगल C भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब एंगल 60 डिग्री बराबर होते हैं। क्योंकि 60 + 60 और +60 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, जो एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल को वेरीफाई करता है। सो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के बराबर होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ईच साइड इक्वल टू 2a, मतलब मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड को 2a यूनिट के बराबर मान लिया है, यानी हमने सारे साइड की लेंथ जो है 2a मान लिया है। और इसी की मदद से मैंने यहाँ भी ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज 60 डिग्री, मैंने ये भी बताया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने फ्रॉम A से, यानी A वर्टेक्स से, यानी यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर AD खींचा है जो BC पे अवेलेबल है, यानी AD परपेंडिकुलर है BC पे। आपको पता है कि मैंने एक ड्रॉ किया है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। इसे आपको ये एक रूल निकल के आता है कि जब भी एक परपेंडिकुलर किसी साइड पर खींचा जाता है तो वो साइड इक्वल पार्ट में बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि BD की जो लेंथ होगी वो DC के बराबर होगी। इसीलिए मैंने यहाँ BD = DC लिखा है, जो कि मैंने A यूनिट लिखा है, क्योंकि आपको ये BC
की जो पूरी लंबाई है वह 2a यूनिट के बराबर है। जब यह AD परपेंडिकुलर मैंने खींचा तो BC दो पार्ट में इक्वल में बट गया, सो ये भी a यूनिट हो गया और ये भी a यूनिट हो गया। इसीलिए मैंने माना है कि BD की लेंथ जो है DC के बराबर है, यानी BD भी a यूनिट है और DC भी a यूनिट है। इसका मतलब BD और DC की अगर लेंथ को हम ऐड करेंगे तो फिर से हमें BC मिल जाएगी जो कि 2a यूनिट के बराबर होगी। मैंने यहाँ AD परपेंडिकुलर लिया है, सो यहाँ ADB यानी यहाँ जो एक एंगल बन रहा है ADB जो कि क्या होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ ADC भी कितना डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। जब भी हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जिस साइड पे वो परपेंडिकुलर होता है उस साइड के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो एंगल ADB की वैल्यू जो हो गई वो 90 डिग्री हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने AD जो परपेंडिकुलर खींचा है यह एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जब भी हम एक एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं तो दो एंगल जो इसके मदद से बनते हैं वो आपस में मेजर में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पूरा एंगल 60 डिग्री का है, सो एक एंगल ये 30 डिग्री के बराबर होगा। सो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, जो कि मिलकर 60 डिग्री होगा। सो एंगल BAD जो होगा वह 30 डिग्री के बराबर होगा। सो एंगल BAD कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, और एंगल DAC भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल A का बाइसेक्टर AD है। सो एंगल BAD की जो वैल्यू हो गई वह 30 डिग्री के बराबर हो गई। सो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं ये ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री है। सो आपको पता है किसी ट्रायंगल के अंदर एक अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सो यहाँ ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसी की मदद से हम AD की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि AD की वैल्यू निकलेगी तभी हम कुछ इसमें आगे कर पाएंगे। AD की वैल्यू निकालने के लिए हम सभी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB में मैंने हम लोग यहाँ ADB राइट एंगल ट्रायंगल में हम चलते हैं और इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, यहाँ इसके जस्ट अपोजिट में जो साइड पड़ेगा वो हाइपोटेनस होगा। सो यहाँ ये भी यहाँ हाइपोटेनस है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के रूल के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की ऑलरेडी वैल्यू आपको पता है 2a है, सो 2a द होल स्क्वायर इक्वल टू AD की वैल्यू हमें निकालना है जो कि पता नहीं है, और BD की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है a यूनिट है, सो a स्क्वायर यहाँ आप देख सकते हैं 2a प्लस स्क्वायर है। सो ये पावर 2 के लिए भी है और एक के लिए भी है। सो 2 जा 4a स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर और 4a स्क्वायर दोनों को एक साथ ले जाएंगे। सो यहाँ ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर जाएगा, सो 3a स्क्वायर हो जाएगा जो कि बराबर होगा AD स्क्वायर का। इसे हम सीधा करेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर AD इक्वल टू, अब होता है इधर का स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट होता है। सो AD इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर। सो AD इक्वल टू रूट 3 a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं। पता है स्क्वायर से हमेशा पेयर में चीज़ें बाहर आता है। सो 3 का कोई भी पेयर नहीं है तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो रूट 3 और a पेयर में से बाहर निकल जाएगा, सो रूट 3a। सो AD की वैल्यू जो है वो निकल चुकी है रूट 3a। सो यहाँ हम लिख देंगे AD की जो वैल्यू आ गई रूट 3a हो गई। आइए हम सभी T रेशियो जब 60 डिग्री निकालते हैं, यानी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है T रेशियो जब 60 डिग्री निकालना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम पहले ही ले चुके थे ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी के अंदर हम चलते हैं और चल के देखते हैं इसमें क्या क्या मौजूद है। यहाँ बेस आप देख सकते हैं, हम यहाँ 60 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं। सो यहाँ थीटा 60 डिग्री है, सो इसके जस्ट सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। सो परपेंडिकुलर यहाँ ये है, और यहाँ बेस हो गया ये, और हाइपोटेनस हो गया ये, यानी AB यहाँ हाइपोटेनस हो गया, BD यहाँ बेस हो गया और AD यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ बेस बराबर लिख लेंगे, बेस इक्वल टू BD है जो कि a यूनिट है, और यहाँ AD
परपेंडिकुलर है, सो P इक्वल टू AD जो कि √3a है, और यहाँ हाइपोटेनस AB है जो कि 2a यूनिट के बराबर है। आइए हम सभी अब साइन 60 डिग्री निकालते हैं। पहले साइन 60 डिग्री यानी साइन की जो वैल्यू होती है P/S के बराबर होती है। P यहाँ AD है, सो AD बटा हाइपोटेनस AB। तो AD की जो वैल्यू है यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं √3a है, अब बाई AB की जो वैल्यू है वह 2a है, सो a से a कट गया, सो √3/2 हो गया। सो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे जो कि B/S के बराबर होता है। B यहाँ BD है बाई H यहाँ AB है, सो BD की जो वैल्यू है वह a यूनिट है, अब बाई AB की वैल्यू जो है यहाँ आप देख सकते हैं 2a है, सो a से a कट गया, सो cos 60 की जो वैल्यू हो गई 1/2 के बराबर हो गई। tan 60 की वैल्यू जो है निकालना है। tan की जो वैल्यू होती है P/B के बराबर होता है। P यहाँ AD है और B यहाँ BD है, सो AD की जो वैल्यू है √3a यहाँ पे है, और बाई BD की जो वैल्यू है यहाँ a यूनिट है, सो a से a कट गया, सो √3/1। अब 1 हम नीचे शो नहीं करते हैं, सो tan 60 की वैल्यू जो हो गई √3 के बराबर हो गई। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू H/P होती है। H यहाँ AB है अब बटा P यहाँ AD है। AB की जो वैल्यू है यहाँ 2a है और AD की जो वैल्यू है यहाँ √3a है, a से कट गया, सो 2/√3 हो जाएगा। सो कॉसेक 60 की जो वैल्यू हो गई 2/√3 हो गई। अब सेक 60 डिग्री वैल्यू निकालना है जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सो H/B होगा। H यहाँ पर ऑलरेडी AB है, अब बाई B यहाँ BD है, सो AB की जो वैल्यू है वह 2a हो जाएगी, अब बाई BD की जो वैल्यू है वह a हो जाएगी, सो a से a कट जाएगा, सो 2 आ जाएगा। सो सेक 60 डिग्री की जो वैल्यू हो गई 2 हो गई, यानी सेक 60 डिग्री जो वैल्यू है वह 2 के बराबर हो गई। अब कॉट 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है जो 10 का रेसिप्रोकल होता है, सो कॉट 60 डिग्री इक्वल टू B/P होगी। B यहाँ BD है, P यहाँ AD है, सो BD की जो वैल्यू है वह a यूनिट है बाई AD की जो वैल्यू है वह √3a है, a से कट जाएगा, सो 1/√3 हो जाएगा। सो कॉट 60 की जो वैल्यू हो गई वह 1/√3 हो गई। सो मैंने 6 ट्रायगोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अलग अलग निकाल दी है। यहाँ देख सकते हैं साइन 60 की जो वैल्यू है वह √3/2 है, कॉस 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, tan 60 की जो वैल्यू है वह √3 है, कॉसेक 60 की जो वैल्यू है वह 2/√3 है, सेक 60 की जो वैल्यू है वह 2 के बराबर है, और कॉट 60 की जो वैल्यू है वह 1/√3 के बराबर है। अब हम सभी नेक्स्ट 3 रेशियोज ऑफ 30 डिग्री निकालते हैं, यानी हम सभी ट्रायगोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 30 डिग्री के सामने जो साइड पड़ रहा है BD वो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ हमने 30 डिग्री को थीटा माना है और पहले वाले क्वेश्चन में 60 डिग्री थीटा था, सो इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर था। और आपको यहाँ 30 डिग्री के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो यहाँ B होगा, सो AD यहाँ B हो जाएगा, और AB यहाँ हाइपोटेनस होगा क्योंकि ये 90 डिग्री सामने है। सो यहाँ बेस जो है वो यहाँ AD हो गया है जो कि √3a के बराबर है, और यहाँ परपेंडिकुलर BD है जो कि a यूनिट के बराबर है, और यहाँ हाइपोटेनस AB है जो कि 2a यूनिट के बराबर है। आइए हम सभी साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन की जो वैल्यू होती है P/S के बराबर होती है। P यहाँ BD है, सो BD बाई H यहाँ AB है, तो BD की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ आप देख सकते हैं a यूनिट है, सो a बाई AB की जो वैल्यू है वो 2a यूनिट है, सो 2a, तो a से a कट गया, सो 1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 होगी। कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी B/S के बराबर, B यहाँ AD है, सो AD बाई H यहाँ AB है, सो AD की जो वैल्यू है वो √3a बाई AB की जो वैल्यू है वो 2a है, सो a से a कट जाएगा, सो √3/2 हो जाएगा। अब हमें tan 30 डिग्री की जो वैल्यू निकालना है जो कि P/B के बराबर होगा। P यहाँ BD है, अब बाई B यहाँ AD है, तो BD की जो वैल्यू हो जाएगी वह a होगी, और
AD की जो वैल्यू होगी √3a होगी। यहाँ ए से कट जाएगा, सो 1/√3 हो जाएगा। सो tan 30 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी। और cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है। cosec जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो h/p होगी, h यहाँ ये भी है एंड p यहाँ BD है। सो AB की जो वैल्यू है वो 2a होगी। अब बाई BD की जो वैल्यू है यहाँ a यूनिट होगा। सो a से a कट जाएगा, सो 2 हो जाएगा। सो cosec 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। अब आपको sec 30 डिग्री निकालना है। sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। सो h/b होगी, h यहाँ AB है और b यहाँ AD है। सो इक्वल टू AB इक्वल टू 2a और AD इक्वल टू √3a। सो a से a कट जाएगा, सो 2/√3 होगा। सो sec 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी वो 2/√3 हो जाएगी। अब लास्ट में हमें cot 30 डिग्री निकालना है जो कि tan का रेसिप्रोकल होता है। सो b/p होगी, b यहाँ AD है बाई p यहाँ BD है। सो AD की जो वैल्यू होगी वो √3a बाई BD की जो वैल्यू होगी a होगी। सो a से a कट जाएगी, √3 हो जाएगी। सो cot 30 डिग्री की वैल्यू जो हो गई √3 हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी, cos 30 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी, tan 30 की जो वैल्यू होगी 1/√3 होगी, cosec 30 डिग्री की वैल्यू जो है 2 होगी, sec 30 डिग्री की वैल्यू जो है 2/√3 होगी, cot 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी √3 होगी। अब नेक्स्ट हमें टी रेशियो जब 0 डिग्री निकालना है। ये किसी भी ट्रेंगल पर अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 0 डिग्री एंगल हम किसी भी ट्रेंगल के अंदर नहीं निकाल सकते हैं। तो सो ये स्पेशल वैल्यूज हैं जिन्हें आपको याद रखने होंगे। सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और cosec 0 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी से निकाल नहीं सकते हैं। sec 0 डिग्री की वैल्यू फिर 1 होती है, cot 0 डिग्री की वैल्यू फिर से नॉट डिफाइंड नहीं निकाल सकते हैं। सिमिलर वे में टी रेशियो जब 90 डिग्री अगर देखें तो साइन 90 डिग्री जो वैल्यू है वो 1 होता है, cos 90 डिग्री जो वैल्यू होती है 0 होती है, tan 90 डिग्री जो वैल्यू जो होती है नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट होती है, यानी इसे हम नहीं निकाल सकते हैं। cosec 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होता है, sec 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड यानी इसे भी हम नहीं निकाल सकते हैं, cot 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 0 होती है। इसका मतलब टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री और टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू को आपको याद रखने होंगे क्योंकि इसे हम ट्रेंगल की मदद से नहीं निकाल सकते हैं। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है टेबल फॉर टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री जो वैल्यू है मैंने ट्रेंगल की मदद से आपको निकाल के बताया है। तो इसे आपको चाहे तो आप ट्रेंगल में जाकर देख सकते हैं कैसे निकाला गया है और मैंने और सब जो है एक साथ मैंने इसे एक टेबल के अंदर दे दिया है जिसे आप आसानी से इसे याद कर लें। आइए हम सभी अगला टॉपिक ट्रैगोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसा इक्वेशन होता है जो ट्रैगोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन, कोसाइन और टेंजेंट को शामिल करता है जो किसी भी एंगल के लिए हमेशा ट्रू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर ऑल लाइक यूनिवर्सल फार्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री दैट हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस। ट्रैगोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में एक यूनिवर्सल फार्मूला के समान है जो किसी भी एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में और उसमें मौजूद जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने में मदद करता है। आइए हम कुछ ट्रैगोमेट्रिक आइडेंटिटीज को नीचे देख लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही इसमें से कुछ फार्मूला को मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया हूँ। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin बाई cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू cos बाई sin थीटा और tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। इनमें से मैंने मैक्सिमम को मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया है। यही आपके ट्रैगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग क्वेश्चनों में करेंगे। इन्हें ये एक फार्मूला है जिन्हें आपको याद रखने चाहिए। जब भी क्वेश्चन आपको बनाने होंगे तो इस फार्मूला को आपको इस्तेमाल करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट इज़ द कंप्लीट कंसेप्चुअल नोट्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड नेक्स्ट आई विल ट्राई टू सॉल्व द NCERT एक्सरसाइजेज। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कंसेप्चुअल नोट्स दे दिया है। इसके मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री में अवेलेबल कोई भी क्वेश्चंस को आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर रहे हो। अगर उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो आप उसे जाकर इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में NCERT में जो भी एक्सरसाइजेज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के उसे मैं सॉल्व करूंगा और ये कैसे फॉर्मूला और कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं इसे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हुए बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्प्रेडिंग नॉलेज विद SK। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू एंजॉय इट, please give it a thumbs up, subscribe for more content and share your thoughts in the comments below. Keep learning and exploring and I will see you in the next video.